हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं कोलंबिया का रहने वाला हूँ। मैं एक घोस्ट हंटर हूँ और मैं यहाँ अपने ही दोस्त कैप्टन घोस्ट के साथ भूतों को पकड़ने का काम करता हूँ। आप अगर मेरे पुराने भूत पकड़ने वाले केस की कहानियाँ सुने होंगे तो आपको यह पता होगा कि मेरे पास एक लॉकेट है और मैं उसी लॉकेट के जरिए ज़्यादातर भूतों को पकड़ता हूँ। इसी के साथ हमारे पास कई बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर से लेकर कई मशीनें जो भूतों को पकड़ने में हमारे काम आते हैं। मुझे ये लॉकेट तब मिला था जब मैं सिद्धियां प्राप्त करने भारत में एक तांत्रिक के पास गया था। मैं पहले तो एक तांत्रिक बनना चाहता था, पर मैं सिद्धियों को प्राप्त न कर सका। मैं बहुत ही निराश हो गया था। तब उस तांत्रिक ने मेरे सेवा से खुश होकर मुझे ये भूत पकड़ने वाला लॉकेट दिए थे और आज मैं एक घोस्ट हंटर हूँ। मैं यहाँ पे कई भूतों को पकड़ चुका हूँ, लेकिन मैं बस आपको वही भूत पकड़ने वाले केस की कहानियां सुनाता हूँ जो दिलचस्प होते हैं। इसी तरह ये बात पिछले महीने की है। मैं और मनोरमा ऑफिस में अब तक आए सभी लेटर को चेक कर रहे थे कि कहीं कोई लेटर हमसे पढ़ना तो नहीं छूट गया, या फिर जिसने भी उस लेटर को भेजा है उनके परेशानी को सुलझाने का काम तो नहीं छूट गया। कि तभी मनोरमा मुझसे कहने लगी, जोसेफ ये देखो, ये लेटर पिछले 10 दिन पहले यहाँ हमारे ऑफिस में आया हुआ है। ये लेटर किसी मारिया नाम की लड़की की है। अब उस लेटर को देख मैं भी उसे कहने लगा, यार ये हमसे कैसे छूट गया। फिर मैं उस लेटर के ऊपर वाले कवर को फाड़ उस लेटर को पढ़ने लगा। वहां लिखा गया था, सर हम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हैं। यहाँ तक कई गांव वाले जिंदा लाश बन चुके हैं। पता नहीं उन्हें हुआ क्या है। वो लकड़ी और लकड़ियों से बने सामानों को ऐसे खाते हैं जैसे कोई गाजर और मूली खाता हो। उनके दांत टूट चुके हैं। उनकी आंख, नाक, मुंह से खून निकलता रहता है। इसके बावजूद भी वो लकड़ियों को खाना ही चाहते हैं। पहले तो ये समस्या एक नौजवान लड़के से शुरू हुई थी, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा एक छोटा भाई है और वो भी लकड़ी खाने वाले जिंदा लाश में बदल चुका है। यहाँ के लोगों को लगता है कि ये कोई बीमारी है जो लगने पे इंसानों को लकड़ी खाने का मन करता है, लेकिन मैं जानती हूँ ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सब वो कर रहा है। बाकी की जानकारी मैं आपको तब दूंगी जब आप यहाँ पे आएंगे। कृपा कर आप हमें और हमारे गांव वालों को बचा लीजिए। आप जितना देर करेंगे उतना ही हमारे गांव के हालात खराब होते जाएंगे। ये रहा हमारे गांव का एड्रेस। वहां नीचे वो गांव का पता लिखा हुआ था, जो यहाँ कोलंबिया में ही पहाड़ों से लगकर बसा है। ये एक छोटा सा गांव है जहां लोगों के लिए सुविधाएं भी बहुत ही कम है। ये लेटर देखकर पहले तो मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने इस लेटर को पढ़ने में पूरे 10 दिन की देरी कर दी है। पता नहीं अब तक उस गांव के हालात क्या होंगे। मैं उस लेटर को पढ़ता हुआ ये सोच ही रहा था कि तभी मनोरमा मुझसे कहने लगी, अब कैप्टन घोस्ट आएंगे तभी ना तुम उस गांव में जाओगे। लेकिन मैं उससे कहने लगा, नहीं, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। वो किसी काम से पूरे 5 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, और अगर मैं 5 दिनों तक उनका इंतजार करता रहा तो उस गांव के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मुझे अकेला उस गांव में जाना होगा। आज तो रात हो चुकी है। कल सुबह होते मैं उस गांव में जाने के लिए निकल जाऊंगा। तब मनोरमा मुझसे कहने लगी, जोसेफ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन मैं उसे कह दिया, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर मैं साथ लेकर गया तो मुझे तुम्हारी भी चिंता रहेगी, जिस कारण मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा काम यहाँ ऑफिस का है, तुम यही रहोगी। चलो अब ऑफिस बंद करने का समय हो गया है, हम अपने घर चलते हैं। उसके बाद हम ऑफिस से बाहर निकल आए और अपनी कार को लेकर घर पहुंचे। हमारा ये घर ऑफिस से कुछ ही दूरी पर है, जहाँ मनोरमा भी मेरे साथ ही रहा करती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे बेतालों के गांव से बचा कर लाया था और तब से ही वो हमारे साथ ऑफिस में काम किया करती है। और अगर आप मेरे पिछले घोस्ट हंटर की स्टोरी सुने होंगे तो आपको यह पता होगा। फिर ऐसे हम अपने घर पहुंचे और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह हुई और सुबह के लगभग 7 बजे ही हम ऑफिस पहुंचे। वहां से कुछ भूत पकड़ने वाले जरूरत के मशीनों को अपने कार में रख उस गांव में जाने के लिए निकल पड़े। पहले तो मुझे 3 शहरों को पार करना पड़ा। उसके बाद 4 से 5
छोटे छोटे गांव आए। मैं उन्हें भी पार करता हुआ एक ऐसे गांव में पहुंचा जो कि पहाड़ों के बिल्कुल पास बसा हुआ था। ये गांव वही गांव था। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। सूरज पहाड़ों के आगोश में समाने को था और मैं कार से नीचे उतरा। मैं अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर को लेकर गांव के अंदर की ओर बढ़ चला। यहाँ लगभग 150 से 200 घर थे और यहाँ जमीन पे इधर उधर कई सारे लकड़ियों के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और मैं वहां के घरों को देखता जा रहा था। वहां के घरों के दरवाजे जो कि टूटे फूटे थे। ऐसा लग रहा था कि उन दरवाजों को जैसे नोच नोच कर खाया गया हो, जैसे उस दरवाजे को दांत से कुतरा गया हो। वो दरवाजे लकड़ियों के थे और मैं ऐसे ही घर के अंदर झांकता जा रहा था कि आखिर घर में कोई तो मिले जिससे मैं बात कर पाऊं। तभी तो मुझे इस गांव की समस्या पता चलेगी, या फिर मैं उनसे मारिया नाम की लड़की के बारे में पूछूंगा। नहीं तो इतने बड़े गांव में मैं मारिया नाम की लड़की को कहाँ ढूंढूं? न जाने कौन सी घर में रहती होगी वो। मैं ऐसे ही घर के अंदर झांकता हुआ जा रहा था, लेकिन किसी भी घर में मुझे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। देखते ही देखते यहाँ पूरे गांव में अंधेरे के साथ साथ मनुष्यत छा चुकी थी। मैं हैरान था क्योंकि यहाँ पूरे गांव में घुन सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी भी घर में एक भी लाइटें नहीं जल रही थी और मैं समझ चुका था यहाँ कोई नहीं रहता। अगर यहाँ पे कोई इंसान रहता होता तो किसी के घर में तो लाइट जल रही होती। ऐसे अंधेरे में कोई इंसान कैसे रह सकता है? वो तो मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, जिसकी रोशनी में मैं गांव के अंदर बढ़े जा रहा था। मैं अपने मन में ये सोचता हुआ जा रहा था कि कहीं किसी ने मुझे ऐसे तो बेवकूफ नहीं बना दिया। लेकिन तभी मैंने देखा कि वहां पे कुछ घरों के दरवाजे बंद थे। वो सभी घरों के दरवाजे अंदर से बंद थे और मैं उन घरों के दरवाजों को पीटना शुरू हो गया। मैं आवाज लगाने लगा। हो सकता है कि इस घर के अंदर कोई तो होगा, तभी तो इस घर के दरवाजे अंदर से बंद है। मैं आवाज लगा लगाकर सभी घरों को पीटता जा रहा था, लेकिन कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था और ना ही वहां पे किसी इंसान की आवाज मेरे कानों तक पड़ रही थी। मैं हैरान था, इस घर में कोई इंसान रहता भी है या नहीं? अगर इन घरों में कोई भी इंसान नहीं है तो फिर इन घरों के दरवाजे को अंदर से किसने बंद किया होगा? मैं ऐसे ही घर के दरवाजे को पीटता हुआ जा रहा था और जब मैं एक घर के दरवाजे को काफी तेज आवाज लगाकर पीटा था, तब एक लड़की ने उस घर के दरवाजे को खोला और वो मुझे देखते मुझसे कहने लगी, जोसेफ, घोस्ट हंटर जोसेफ ही हो ना? मैं भी उसे कहने लगा हाँ। तो उसका कहना था, आइए घर के अंदर आइए, मैं आपको सारी बातें घर के अंदर बताती हूँ। फिर मैं भी उसके घर के अंदर चला गया। वहां उसके घर में एक भी लाइट नहीं जली हुई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था ये लड़की यहाँ अंधेरे में कैसे रहती होगी। कि तभी वो मुझे अपने साथ लेकर घर के तहखाने में आ गई। उस घर के नीचे एक तहखाना बना हुआ था जहाँ एक छोटी सी लाइट जल रही थी। वहीं उस लड़की के साथ 2 इंसान और भी थे। एक तो बूढ़े व्यक्ति थे और एक बूढ़ी औरत थी और मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि ये इस लड़की के माता पिता होंगे। और तब वो लड़की मुझसे कहने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैंने ही आपको लेटर भेजा था। देखिए, यहाँ के लगभग सभी इंसान लकड़ी खाने वाले जिंदा लाश में बदल चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो अभी तक इस गांव में बचे हुए हैं वो मेरे ही तरह अपने अपने घर के तहखाने में कैद होकर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस गांव में कोई बीमारी है जो एक दूसरे से फैल रही है। पहले तो ये बीमारी इस गांव के एक लड़के को हुई, उसके बाद 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह से बढ़ते चले गए और जो इंसान यहाँ पे अभी बचे हुए हैं वो अपने घर के तहखाने में छिप कर रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे जिंदा लाश बनने की संख्या ज्यादातर नौजवान लड़के की ही है। वो ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, क्या किसी ने डॉक्टर से सलाह लिया था? हो सकता है किसी खास तरह का वायरस हो जो इंसान को लग जाने पे उसे लकड़ी खाने का मन करता हो। तो उसका कहना था, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो आप ही बताइए कि क्या कोई इंसान लकड़ियां खाने के बाद और जिसके आंख, मुंह और नाक से लगातार खून निकल रहे हो, क्या वो जिंदा बच सकते थे? नहीं ना। ये इंसान भी शायद जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलने फिरने में सक्षम है। इनके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं है, लेकिन ये चलने फिरने में सक्षम है। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे वो तांत्रिक है, वही तांत्रिक जो ऐसा कर रहा है और उसने ही मेरे पूरे गांव को वीरान खंडहर बना चुका है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, कौन तांत्रिक? किसके बारे में तुम बात कर रही हो? तब उसका कहना था, आज से लगभग 1 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने काले रंग के कपड़े को पहन रखा था और उसका वेशभूषा
बहुत ही अजीब सा था, जिस कारण यहाँ के कुछ लड़के उन्हें चिढ़ाना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे वेशभूषा वाले व्यक्ति को देखा था। इस गांव में आज से पहले ऐसे वेशभूषा वाले व्यक्ति कोई आया ही नहीं था। तब वहां पे वो लड़का चिढ़ा रहा था उस तांत्रिक को, और वो तांत्रिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो तांत्रिक अपने डंडे से उस लड़के के सर पर दे मारा था, जिस कारण उस लड़के के सर से खून बहने लगा था। और तब उस लड़के को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई और उसने एक चाकू को निकाल उस तांत्रिक को जान से मार डाला। और उसके अगले दिन ही इस गांव में एक तांत्रिक आया था। ये भी देखने में बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा था। और तब वो चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों से कहने लगा, तुमने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला पूरे गांव वालों से लूंगा, पूरे गांव वालों को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। और वो इतना बोलकर चला गया। उसकी बातों को सुनकर पूरे गांव वालों को हंसी आ रही थी और मैं भी उस वक्त हंस रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं सच में ये कुछ करना थे। लेकिन यहाँ पूरे 1 सालों तक इस गांव में कोई डरावना घटना घटा ही नहीं, जिस कारण मैं भी इस बात को भूल गई थी कि सच में कोई तांत्रिक इस गांव वालों को धमका कर गया था। लेकिन अब 1 साल बाद यहाँ पे ये घटना घटना शुरू हो गया है। यहाँ के सभी नौजवान लड़के जो एक चलता फिरता लकड़ियां खाने वाला जिंदा लाश में बदलना शुरू हो गया है। वो लड़की मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, लेकिन क्या तुम जानती हो वो तांत्रिक कौन था और वो रहता कहाँ है? तो उसका कहना था, मैं नहीं जानती, वो कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। यहाँ गांव के आसपास मैंने ऐसे तांत्रिक को कभी दोबारा देखा ही नहीं। मारिया ऐसा कह रही थी और मैं उससे कहने लगा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, जब मैं इस गांव में आ रहा था तब मैं आते वक्त लगभग इस पूरे गांव में घूम चुका हूँ, लेकिन इस पूरे गांव में मुझे एक भी इंसान और ना ही वो जिंदा लाश बने लड़के दिखाई दिए। सभी के सभी कहाँ चले गए? तो उसका कहना था, देखिए, जो लड़के जिंदा लाश में बदल चुके हैं वो लड़के लकड़ियों को खाने के लिए यहाँ के पहाड़ों पर चले गए हैं। वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, बस हमारे घर के खिड़की दरवाजे को वो नोच नोच कर खा जाते हैं। जो भी खिड़की दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं उसे कहने लगा, तो फिर ठीक है, मैं भी कभी पहाड़ों के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि उसके अंदर कोई बुरी शक्ति समाई हुई है या फिर वो किसी के कब्जे में है, किसी के वश में है। यही सोचकर मैं उसके घर से बाहर आ गया और अपने टॉर्च को जलाए पहाड़ की ओर बढ़ चला। मैं उस पहाड़ की ओर चले जा रहा था और जैसे ही मैं उस पहाड़ के थोड़ा नजदीक पहुंचा था तब मैंने देखा कि उस पहाड़ पे कुछ तो था जो चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सारे बड़े बड़े जुगनुए हैं जो कि एक जगह पर इकट्ठा होकर रोशनियां छोड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था, इतने बड़े बड़े जुगनू भी होते हैं? नहीं, ये जुगनू नहीं हो सकते, ये कुछ और है। वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं पहाड़ की ओर चलता गया और जब मैं पहाड़ के काफी नजदीक पहुंचा था तब मैंने देखा वहां पे ये सभी इंसान थे जो कि पेड़ों को काट काट कर अपने दांत से काट काट कर खा रहे थे। वहां लगभग सभी पेड़ों पे एक एक इंसान चढ़े हुए थे और वो उसके टहनियों को काट काट कर खा रहे थे, तो कुछ इंसान उसके तने को काट काट कर खा रहे थे और उनकी ही आंखें थी जो कि चमक रही थी। उनके आंखों से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी और मैं हैरान था, इंसानों की आंखें नहीं चमकती, यकीनन इस पे कोई बुरी शक्ति हावी है। मैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर को निकाला और उसे चालू किया, लेकिन जैसे ही मैं इस मीटर को चालू किया था यहाँ रेडियंस इतने ज्यादा आ रहे थे कि ये मीटर फटने को था। मैं तुरंत उस मीटर को बंद किया और मैं समझ गया था इन सभी के ऊपर कोई बुरी शक्ति हावी है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी कभी इन सभी के ऊपर हावी इन बुरी शक्तियों को अपने लॉकेट में कैद किए देता हूँ। यही सोचकर मैं अपने गले में चिपके उस लॉकेट को छुआ। मेरे छूते ही वो लॉकेट चमकना शुरू हो गया था और मैं कहने लगा, इन इंसानों पे जो भी बुरी शक्ति हावी है वो मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो जाए। मेरे इतना कहते ही उस लॉकेट से कई लेजर जैसी लाइटें निकलना शुरू हो गई थी जो उन इंसानों के शरीर पर पड़ रही थी और वहां उन इंसानों के शरीर तड़पना शुरू हो गए थे। देखते ही देखते सभी इंसान जमीन पर गिर पड़े थे और उनके अंदर जो भी बुरी शक्ति समाई हुई थी वो मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो गए थे। तब मैं उन इंसानों के पास गया और मैं देखने लगा क्या ये इंसान जिंदा भी हैं या फिर मर चुके हैं। लेकिन जब
मैं उनकी सांसों को चेक किया था। उनके सांस नहीं चल रहे थे। यहाँ पे सभी के सभी इंसान मरे हुए थे और उनके अंदर वो बुरी शक्ति समाई हुई थी जिसके वजह से ये जिंदा थे और ये लकड़ियों को खा रहे थे। अब मैं सोचने लगा, मैं तो यहाँ के सभी बुरी शक्तियों को कैद कर चुका हूँ, अब उस तांत्रिक को ढूंढने का क्या फायदा। यही सोचकर मैं उस पहाड़ से नीचे उतरने ही लगा था कि तभी वहां पे सभी वो मुर्दा पड़े इंसान फिर से जिंदा होना शुरू हो गए थे। उसकी आंखें फिर से चमकना शुरू हो गई थी और मैं हैरान था, यहाँ पे ये जिंदा कैसे हो रहे हैं। मैंने तो सभी बुरी शक्तियों को कैद कर दिया हूँ, फिर ये जिंदा कैसे हो रहे हैं। ऐसा तो तभी हो सकता है जब यहाँ पे आसपास और भी बुरी शक्तियां हो और भी बुरी आत्माएं हो। इनके शरीर से एक बुरी आत्मा निकलते ही दूसरी बुरी आत्मा इसके शरीर में समा गई। मेरे पास ये लॉकेट है जिस कारण कोई भी बुरी आत्मा मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, लेकिन यकीनन इनके साथ ऐसा ही हुआ है, इन लाशों के साथ ऐसा ही हुआ है। मैं अपने जेब से उस चश्मे को निकाला जिस चश्मे को पहनकर मैं यहाँ आसपास सभी आत्माओं को देख सकता था कि यहाँ पे आसपास कोई आत्मा है भी या नहीं। ये लाल रंग का चश्मा था और मैं उसे अपने आंख पे लगाया। वहां आसपास काफी ज्यादा अंधेरा था जिस कारण मैं इस चश्मे को पहनने के बाद भी कुछ साफ साफ नहीं देख पा रहा था। हालांकि मुझे ये पता चल रहा था कि यहाँ आसपास कई सारी परछाइयां जैसे कुछ हैं, लेकिन जब मैं अपने टॉर्च को उस ओर जलाया था, जब अपने टॉर्च की रोशनी उस ओर मारा था, तब मुझे पता चला यहाँ आसपास एक दो परछाइयां नहीं बल्कि कई सारे परछाइयां थे। इनके आकार पानी जैसे पारदर्शी थे और इनकी आंखें थोड़ी थोड़ी पीली रंग की चमक रही थी। ये देखने में किसी इंसान के परछाई जैसा लग रहे थे, लेकिन ये इंसान के परछाइयों से भी थोड़ा अलग थे क्योंकि इन परछाइयों के 4 हाथ थे और मैं ये देखकर समझ नहीं पा रहा था क्या ये किसी इंसान की आत्मा है या फिर किसी अलग ही डायमेंशन से आए हुए किसी खास तरह के जीव हैं जो कि इनविजिबल है। यकीनन ये कोई इंसान की आत्मा नहीं है क्योंकि कोई भी इंसान की आत्मा चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो वो लकड़ियां नहीं खाते। ये कोई और ही दुनिया से आए हुए जीव हैं या फिर आत्मा है जो इंसान के शरीर में समाते हैं और अपनी भूख को मिटाने के लिए लकड़ियों को खाते हैं। मुझे इसके बारे में जानना होगा, आखिर ये आए कैसे, यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं। मैं वहां खड़ा अपने टॉर्च को जलाए उन परछाइयों की ओर देखे जा रहा था और वो परछाइयां भी अपनी जगह पर खड़ा मेरी ओर घूरे जा रहे थे। लेकिन तभी एक इंसान से दिखने वाला परछाई भागते हुए मेरी तरफ आया था और वो शायद मेरे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश किया था, लेकिन मेरे पास ये लॉकेट था। वो परछाई जैसे मेरे शरीर को छुआ था वो मुझसे काफी दूर जाकर गिरा था और तब वहां आसपास खड़े सभी परछाइयां उसकी ओर देखने लगे थे। अब मैं ये तो समझ चुका था कि ये परछाइयां किसी भी इंसान के गले को दबाकर नहीं मारते और ना ही किसी के खून को पीकर इंसानों को मारते हैं। ये बस इंसान के शरीर में समाते हैं और वो इंसान लकड़ियों को खाना शुरू हो जाता है और इंसान अपने आप ही मर जाता है। लेकिन ये परछाइयां अपनी डायमेंशन से हमारी दुनिया में कैसे आए? क्या उस तांत्रिक ने ही इन्हें बुलाया है इस पूरे गांव से बदला लेने के लिए? मुझे उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। आखिर कहाँ हो सकता है वो तांत्रिक? मैं वहां आगे बढ़ने लगा। मैं वहां पहाड़ों के किनारे किनारे ढूंढने लगा। हो सकता है वो तांत्रिक यहीं कहीं आसपास बैठा कोई सिद्धियां कर रहा हो, इन भूतों को दूसरी दुनिया से बुला रहा हो। मैं वहां काफी देर तक घूमता रहा, लेकिन वहां मुझे सभी जगह इधर उधर ये परछाइयां ही घूमते हुए दिखाई पड़ रहा था। यहाँ वो तांत्रिक मुझे दिखाई नहीं पड़ा। तब मैं वहीं एक पेड़ के पास खड़ा हो गया और सोचने लगा, सबसे पहले मुझे इन परछाइयों को कैद करना होगा क्योंकि ये परछाइयां अब इस गांव तक ही सीमित है, इसलिए ये खतरा भी इसी गांव तक सीमित है। लेकिन अगर इन परछाइयों को कोई और गांव या शहर के बारे में पता चल गया या फिर ये परछाइयां वहां चले गए तो वहां पे भी मौत का तांडव मचना शुरू हो जाएगा। मुझे अभी के अभी इन सभी परछाइयों को कैद करना होगा। मैं वहां अपने लॉकेट को छुआ था, वो लॉकेट फिर से चमकना शुरू हो गया और मैं कहने लगा, यहाँ आसपास जितने भी परछाइयां हैं, जितने भी बुरी शक्तियां हैं, मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो जाए। मेरे इतना कहते ही उस लॉकेट से कई सारे लेजर जैसी लाइटें निकली थी और सभी परछाइयां मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो गई। अब मैं वहां चश्मे को पहन इधर उधर देखने लगा कि आसपास और भी कोई परछाई है, लेकिन तभी मैंने देखा वहां पहाड़ के उस ओर से
ये परछाई उड़ता हुआ आ रहा था। पहले तो एक परछाई आया, उसके बाद दूसरा परछाई, और तब मैं ये देखकर समझ गया यकीनन पहाड़ के उस ओर वो तांत्रिक है जो कि इन परछाइयों को दूसरे डायमेंशन से इस दुनिया में बुला रहा है। चलना होगा, मुझे पहाड़ की उस ओर चलना होगा। अब मैं अपने टॉर्च को जलाए पहाड़ के ऊपर चलना शुरू हो गया। ये पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था और ना ही इस पहाड़ पे ज्यादा पेड़ थे। मैं कुछ ही देर में उस पहाड़ के चोटी पर पहुंच गया था और तब मैं वहां खड़ा देखने लगा। यहाँ पहाड़ के उस ओर, पहाड़ की दूसरी ओर एक शमशान घाट बना हुआ था। वहीं बगल में एक तालाब था और वहीं पे कोई तो आग जलाकर बैठा हुआ था। अब मैं पहाड़ से नीचे उतरा और उस शमशान की ओर बढ़ चला। लेकिन जैसे ही मैं उस शमशान में पहुंचा तो मुझे पता चला यहाँ के मौसम तो बदले बदले हैं। यहाँ आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और यहाँ काफी तेज तेज हवाएं चले जा रही थी। मैं चलता हुआ उस बूढ़े व्यक्ति तक पहुंचा। ये काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था और इसके बाल जैसे बहुत ही मोटे मोटे जटिलेदार थे। मैं समझ गया कि ये वही तांत्रिक है। मैं उसके काफी पास पहुंचा तो मुझे पता चला ये तांत्रिक तो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। ये बार बार इधर उधर अपनी नजरें घुमा रहा था, कई सारे किताबों को उलट रहा था और वो कुछ मंत्रों को बुदबुदाए जा रहा था। वो लगातार आग में, जलते हुए आग में कुछ डाल रहा था और वो मंत्रों को बुदबुदाए जा रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और मैं उससे कहने लगा, तुम ही वो तांत्रिक हो, तुम ही वो तांत्रिक हो ना जो कि दूसरी दुनिया से भूतों को, दूसरी दुनिया के जीवों को इस दुनिया में बुला रहे हो और इंसानों को मौत के घाट उतार रहे हो। मैं ऐसा उस तांत्रिक से कह रहा था, लेकिन वो तांत्रिक मेरी ओर देख तक नहीं रहा था। वो लगातार परेशान होकर उन किताबों को उल्टे जा रहा था, उनके पन्ने को पढ़े जा रहा था और वहां वो आग में कुछ डाले जा रहा था कि तभी मैंने देखा वहां आसमान में एक चमकता हुआ दरवाजा खुला था और उसी दरवाजे से 4 से 5 ऐसे परछाई, ये दूसरी दुनिया के जीव हमारे इस दुनिया में आए थे। और तब मैं समझ गया ये तांत्रिक मंत्रों को पढ़ रहा है और दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोल वहां के जीवों को हमारी इस दुनिया में बुला रहा है। मैं उस तांत्रिक के मुंह पर एक मुक्का दे मारा। वो तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा था और तब वो बौखलाते हुए मुझसे कहने लगा, यार तुम मुझे मार क्यों रहे हो? मैं उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद करना चाह रहा हूँ। वो गलती से मुझसे खुल गया है और मैं उसे बंद करने में नाकामयाब हूँ। मैं उस गांव से बदला लेने के लिए बस कुछ दूसरे डायमेंशन के जीव को हमारी इस दुनिया में बुलाना चाहता था। मैं इसके लिए पिछले 1 साल से हवन किए जा रहा था, मंत्रों को पढ़े जा रहा था और तब ये दरवाजा खुला। लेकिन मैं अब इस दरवाजे को बंद करने में असफल हूँ। अगर ऐसे ये दरवाजा खुला रहा तो अनगिनत दूसरी दुनिया के जीव हमारी इस दुनिया में आ जाएंगे और पूरी दुनिया पे इसी जीव का राज होगा। इंसानी प्रजातियां खत्म हो जाएंगे। मुझे कैसे भी करके इस दरवाजे को बंद करना होगा। वो फिर से जमीन पर बैठ गया और मंत्रों को पढ़ने लगा। वहां आसमान में वो दरवाजा बार बार खुल रहा था, बार बार बंद हो रहा था। मैं वहीं तांत्रिक के पास खड़ा उसे देख रहा था। मैं ये समझ नहीं पा रहा था ये तांत्रिक मंत्रों को पढ़कर उस दरवाजे को खोल रहा है या फिर बंद कर रहा है, क्योंकि वो बार बार दरवाजा आसमान में खुल रहा था और मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो खुद बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं वहीं खड़ा रहा और दूसरी दुनिया से आ रहे इस पारदर्शी से दिखने वाले जीव को अपने इस लॉकेट में कैद करता जा रहा था। तब कुछ घंटों में ही उस तांत्रिक ने उस पूरी किताब को पढ़ दिया था, लेकिन ये दरवाजा बंद नहीं हुआ था। यहाँ आसमान में काले बादलों के बीच बार बार ये चमकता हुआ दरवाजा खुलता और फिर कुछ समय के लिए गायब हो जाता। वो तांत्रिक बहुत ही ज्यादा झल्ला गया था और वो अपने पैर आग में मारने लगा। वो आग को बुझाने लगा और तब मैं उस तांत्रिक से कहने लगा, क्या हुआ? ये दरवाजा बंद क्यों नहीं हुआ? वो भी अपने सर को पकड़कर बैठ चुका था। वो कहने लगा, मैं सभी मंत्रों को पढ़ चुका हूं, लेकिन ये दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर इस दरवाजे को कैसे बंद करूं। अगर ये कुछ दिन और खुले रहे तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। पूरी दुनिया पे दूसरे जीवों का राज होगा। वो तांत्रिक ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो उपाय होगा उस दरवाजे को बंद करने का। तब वो कहने लगा, एक और उपाय है, लेकिन वो करना बहुत ही कठिन है, वो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। मैं उससे कहने लगा, कौन सा उपाय है, बताइए तो, मैं करूंगा। तो वो तांत्रिक मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, देखो, अगर तुम ये काम करना चाहो तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा जहां से ये जीव आ रहे हैं। तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा और तुम्हें
वहां एक इंसान जैसा दिखने वाला विशाल का जीव दिखेगा जिसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग होंगे। वो उस दुनिया के रक्षक हैं और तुम्हें उन्हें बताना होगा कि उस दुनिया का दरवाजा खुल चुका है जिसके जरिए उस दुनिया के जीव हमारी दुनिया में आ रहे हैं। वो तांत्रिक ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, तो फिर ठीक है, भेजिए मुझे, मैं कैसे जा सकता हूँ उस दुनिया में। तब वो तांत्रिक का कहना था, देखो इसे तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे आत्मा को अलग करना होगा और तुम्हारी आत्मा उस दुनिया में जा सकती है। तब मैं उससे कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारी सब चालें मैं समझ रहा हूँ बुढ़े, तू जानबूझकर दूसरी डायमेंशन के दरवाजे को खोल रखा है, वहां से दूसरी जीव को इस दुनिया में बुला रहा है और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ, तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए आया हूँ, तो तू मेरे आत्मा को मेरे शरीर से अलग करना चाहता है। तब वो तांत्रिक कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, देखो मैं उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद करने में असफल हूँ। मैं तो अभी मंत्र भी नहीं पढ़ रहा, लेकिन फिर भी यहाँ आसमान में वो दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा है ना, ये बताओ कैसे हो सकता है। तब मैं उसे कहने लगा, आपका भी कहना सही है, लेकिन आप ये बताओ कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा अलग कैसे हो गई। तब उस तांत्रिक का कहना था, मंत्रों द्वारा मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का समय रहेगा, तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर उस दुनिया से वापस आना होगा, इसी दरवाजे के जरिए, जिस दरवाजे से दूसरे दुनिया के जीव इस दुनिया में आ रहे हैं, उसी दरवाजे के जरिए यहाँ इस दुनिया में वापस आना होगा। अगर ऐसा तुम करने में सफल रहे तो फिर तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसी दुनिया का होकर रह जाएगी, और ये भी हो सकता है कि उस दुनिया का रक्षक तुम्हें इस दुनिया में वापस आने ही ना दे। वो तांत्रिक ऐसा कह रहा था और मैं उसे कहने लगा, क्या उस दुनिया का रक्षक बुरा है? तो उसका कहना था, नहीं, देखो कोई भी दुनिया का रक्षक बुरा नहीं होता, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो आने देगा तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया में वापस या फिर नहीं। तब मैं उससे कहने लगा, जरूर आने देगा, अगर वो रक्षक बुरा नहीं हुआ तो वो जरूर मेरी आत्मा को मेरी दुनिया में वापस आने देगा। तब वो कहने लगा, तो फिर ठीक है, तुम जाना चाहोगे उस दुनिया में? मैं उसे कहने लगा, अब जाना तो पड़ेगा ही, किया तुमने है और भरना मुझे पड़ेगा, भेजो, कैसे भेज सकते हो तुम मेरी आत्मा को उस दुनिया में। तब वो तांत्रिक कहने लगा, यहाँ हवन कुंड के पास आकर बैठो, यहाँ तुम पालती मारकर बैठ जाओ और मैं मंत्रों को पढ़ता हूँ। फिर मैं भी उस हवन कुंड के पास बैठ गया और वो मंत्रों को बुदबुदाने लगा। कुछ ही देर में उस हवन कुंड में फिर से आग जल चुकी थी और तब वो मुझसे कहने लगा, अपनी आंखें बंद करो। मैं अपनी आंखों को बंद कर लिया और वो मंत्रों को बुदबुदाता गया। कुछ ही देर में मुझे एक झटका सा लगा था और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने का नजारा पूरी तरह से बदला था। यहाँ के आसमान पूरी तरह से लाल थे, जहाँ पे लगातार बिजलियां कड़के जा रही थी। यहाँ के मिट्टियां पूरी तरह से लाल थे, जमीन की मिट्टी पूरी तरह से लाल थे और यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई घर। यहाँ आसपास मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था उस रक्षक को मैं 1 घंटे में इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढ पाऊंगा। मैं अपने चश्मे को निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही जब मैं अपने हाथ जेब में डाला था, मेरे जेब में तो चश्मा था ही नहीं। मैं अपने गले को चेक करने लगा, लेकिन मेरे गले में वो लॉकेट भी नहीं थी। मैं समझ गया था मेरी आत्मा इस दुनिया में आई है, जिस कारण मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आ पाया हूँ। मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, देखता हूँ, आगे चलकर देखता हूँ, हो सकता है कोई महल दिखे जिसमें वो रक्षक रह रहा हो। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि कहीं वो तांत्रिक मुझे जानबूझकर अपने बातों के जाल में फंसाकर मेरी आत्मा को इस दुनिया में कैद तो नहीं कर दिया। यहाँ तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी, वहीं मुझे कुछ ही दूरी पर वैसे ही पारदर्शी जैसे दिखने वाले परछाइयों का एक झुंड खड़ा था। वो आपस में बातें कर रहा था और तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। मैं समझ चुका था ये सच में उसी परछाइयों की दुनिया है। मैं उसके पास गया और तब वो सभी परछाइयां मुझे देखकर हैरान थे। वो मुझसे कहने लगे, कौन से जीव हो तुम? ऐसे जीव तो मैं पहले इस दुनिया में नहीं देखा। तुम्हारे 2 ही हाथ हैं, हमारे 4 हाथ हैं। कौन सी दुनिया से इस दुनिया में आए हो? तब मैं उससे कहने लगा, देखो मैं पृथ्वी पर से आया हूँ और मुझे तुम्हारे दुनिया के रक्षक से बात करनी है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे दुनिया के रक्षक कहाँ पे रहते हैं? तो उसका कहना था, देखो मैं जानता तो हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
वो भी दूसरी दुनिया से आए लोगों को मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ, जिस दुनिया से आए हो उस दुनिया में वापस जाओ। तब मैं उससे कहने लगा, देखो बहुत ही जरूरी बात करनी है, मुझे तुम्हारे रक्षक से बहुत ही जरूरी बात करनी है, बता दो कि वो कहाँ पे रहते हैं। तब वो कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, देखो इस दुनिया के रक्षक भी बहुत ही ज्यादा परेशान है, अगर तुम उसके पास जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दे या फिर हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया का बना कर रख ले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम इस दुनिया से अपने दुनिया में वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ के कैदी गायब हो रहे हैं। वो कैदी जो इसी दुनिया के बुरे लोग थे, उसे यहाँ के रक्षक ने कैद कर रखा था और वो यहाँ से गायब हो रहे हैं, जिस कारण यहाँ के रक्षक बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनसे ना ही मिलना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो मुझसे ऐसा कह रहा था और तब मैं उसे कहने लगा, देखिए मुझे पता है कि यहाँ से लोग गायब होकर कहाँ जा रहे हैं। आपके दुनिया से आपके प्रजाति के जो भी लोग गायब हुए हैं वो हमारे दुनिया में आए हैं। मैं नहीं जानता कि वो बुरे लोग हैं या फिर अच्छे लोग हैं, लेकिन वो हमारे दुनिया में आए हैं और वो हमारे दुनिया के कई लोगों के शरीर पर अपना कब्जा बना चुके हैं। वो लकड़ियों को खाते हैं, जिस कारण हमारे दुनिया के लोग मारे जाते हैं। मैं ऐसा उस सफेद से दिखने वाले परछाई से कह रहा था और तब वो भी कहने लगा, यकीनन वो कैदी ही हैं, वो बुरे कैदी ही हैं, क्योंकि कोई भी अच्छा बूढ़ वेम्पायर ऐसे दूसरों के शरीर पर कब्जा नहीं करते। हम भी तो बूढ़ वेम्पायर हैं, हम दूसरों के शरीर पर कब्जा नहीं करते और यही कारण था कि उन्हें कैद करके रखा गया था। वो हमेशा से यहाँ से भागना चाहते थे, वो इस दुनिया से निकलकर किसी और दुनिया में जाना चाहते थे और अभी वो लोग भाग ही चुके हैं। वो बूढ़ वेम्पायर मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उससे कहने लगा, इसीलिए तो मैं आपके रक्षक से बात करने आया हूँ। इस दुनिया के दरवाजे को खोला गया है और उसी दरवाजे के जरिए यहाँ से वो सारे कैदी निकल कर भाग रहे हैं। इसी के मामले में मैं आपके रक्षक से बात करने आया हूँ। कहाँ रहता है वो? तो वो कहने लगे, देखो तुम्हें यहाँ से लगभग 20 मिनट तक आगे चलना होगा। पहले तो तुम्हें यहाँ पे लाल मिट्टी वाले जमीन मिलेंगे, उसके बाद काले मिट्टी वाला जमीन आएगा जहाँ पे बहुत ही तेज तेज आंधियां चल रही होगी। ये आंधियां वहाँ पे इसीलिए चलती है कि ताकि इस दुनिया के लोग उस आंधी को पार करके उस दरवाजे तक ना पहुंच पाए। बहुत मुश्किल है उस आंधियों को पार करना, क्योंकि वहां पे लगातार आसमान से बिजलियां गिरते रहती है। अगर वो तुम्हारे ऊपर गिर गई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगे। बच के थोड़ा संभल के जाना। वो बूढ़ वेम्पायर मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उस ओर बढ़ चला था, क्योंकि मुझे इस दुनिया के रक्षक से तो मिलना ही था, उससे बात करना ही था। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे इस दुनिया से वापस लौटना था। मैं भी कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी मुझे वहां पे लाल रंग के धूल से बने हुए कई सारे घर दिखाई पड़ना शुरू हो गए। ये अच्छे बूढ़ वेम्पायर के घर थे और वहीं उन घरों के बाहर कई सारे ऐसे बूढ़ वेम्पायर खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं चलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और कुछ ही देर में वो काले मिट्टी वाली जमीन आ चुकी थी। यहाँ पे तेज तेज आंधियां चले जा रही थी और आसमान से लगातार बिजलियां गिरे जा रहे थे। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्या मैं इसे बाहर निकल पाऊंगा? इन आंधियों को चीरता हुआ, इन बिजलियों से बचता हुआ मैं आगे निकल पाऊंगा? मुझे आगे तो बढ़ना होगा ही। हो सकता है मैं इससे आगे निकल पाऊं और मैं उस रक्षक से बात कर पाऊं। अगर मैं यहीं पे फंसा रहा, ऐसे भी तो मेरी मौत हो जाएगी। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। यही सोचकर मैं उस काले मिट्टी वाले जमीन पर अपना पैर रख दिया और वहां जैसे मैं उस दुनिया में पहुंचा था, वहां के भवंडर मुझे उड़ाना शुरू हो गए थे। वो भवंडर मुझे हवा में इधर उधर उड़ाए जा रहे थे और मैं एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। मैं लगातार वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे वो गोल गोल घूमने वाले भवंडर वो मुझे लगातार घुमाए जा रहे थे। यहाँ आसमान से कई सारे बिजलियां मेरे शरीर के ऊपर पड़ रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन मेरी मौत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ और वो भी इस दुनिया का आत्मा नहीं हूँ, जिस कारण यहाँ के नियम कानून मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं। मुझे ये बिजली नष्ट नहीं कर सकते। मैं उसी भवंडर में फंसा रहा था। मैं लगातार कोशिश करता रहा, निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ये भवंडर गोल गोल घूम रहे थे और मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। अगर मैं इसी तरह भवंडर में फंसा रहा और 1 घंटे मेरे निकल गए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी दुनिया का होकर रह जाऊंगा। मैं अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके
इस बवंडर से बाहर निकलना होगा, इस काले मिट्टी वाले जमीन से बाहर निकलना होगा। मैं अपना हाथ पांव काफी तेज तेज मारना शुरू हो गया, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं इस भवंडर में उड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं इस भवंडर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था कि तभी वो भवंडर खुद ही घूमते घूमते उस काले मिट्टी वाले जमीन के आखिरी छोर तक आ गया था। और अब मेरे पास ये आखिरी मौका था इस भवंडर से बाहर निकलने का। मुझे पता था इस काले जमीन के उस ओर वो रक्षक है, मुझे उसे आवाज लगाना चाहिए। हो सकता है मेरी आवाज उस तक पहुंच जाए और वो मेरी आवाज को सुनकर मुझे बचा ले। यही सोचकर मैं काफी तेज तेज आवाज में चिल्लाने लगा। मैं काफी देर तक चिल्लाता रहा और कुछ ही देर में वहां पे एक विशाल का इंसान जैसा दिखने वाला जीव चलता हुआ आया था। इसका आकार इतना बड़ा था कि इसके सामने ये भवंडर भी छोटा दिखाई पड़ रहा था। इस इंसान जैसे दिखने वाले जीव के सर पे 2 लाल रंग के बड़े बड़े सींग थे और उसने अपने हाथ में एक खास तरह के हथियार को पकड़ रखा था। और तभी वो अपने हाथ को आगे किया था, उसके हाथ से चमकती हुई रोशनी निकली थी और मैं उस भवंडर से बाहर निकल आया था। मैं उस काले मिट्टी के जमीन को पार कर मैं उस भवंडर से बाहर निकल आया था। और तब वो मुझे कहने लगा, उसका आवाज बहुत ही भारी था और वो मुझे कहने लगा, कौन हो तुम? तुम तो पृथ्वी से आए हो ना? तुम इस दुनिया में क्यों आए और कैसे आए? तब मैं उससे कहने लगा, देखिए मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। आपके दुनिया के लोग हमारी दुनिया में आ चुके हैं। इस दुनिया के दरवाजे को खोला गया है और उसी दरवाजे के जरिए इस दुनिया के लोग हमारी दुनिया में आ चुके हैं। तब वो कहने लगा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इस दुनिया के दरवाजे को खोला नहीं गया है। वो रहा सामने दरवाजा, उस दरवाजे को देखो, वो दरवाजा खुला हुआ नहीं है और मैं उस दरवाजे की रक्षा करता हूं। तब मैं उससे कहने लगा, नहीं नहीं, इस दुनिया का एक दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। क्या इस दुनिया से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा है? कोई और भी तो दरवाजा होगा ना? तब उसका कहना था, हाँ इस दुनिया में बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता। कोई भी उस दरवाजे को खोल नहीं सकता। तब मैं उससे कहने लगा, ऐसा हुआ है, इस दुनिया के भले ही कोई लोग उस दरवाजे को खोल नहीं सकता, लेकिन कोई अलग डायमेंशन के लोग तो खोल सकते हैं ना? तब उसका कहना था, मुझे चेक करना होगा। उसके बाद उसके हाथ में वो जो खास तरह का हथियार था, वो हथियार को आगे कर वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन जैसा कुछ बनाया था। वहां हवा में स्क्रीन बना था और वहां वो देख पा रहा था। वो एक एक कर सभी दरवाजे को चेक कर रहा था और तब उसे वो दरवाजा मिल भी गया जिसे खोला गया था। उस दरवाजे में पृथ्वी दिख रहा था और उसी दरवाजे के जरिए यहाँ से कई सारे बूढ़े वेम्पायर उस दरवाजे के जरिए बाहर भाग रहे थे। और तब यहाँ के रक्षक कहने लगा, लेकिन इस दरवाजे को खोला किसने होगा? तब मैं कहने लगा, पृथ्वी का एक तांत्रिक ने इस दरवाजे को खोला है। तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगा, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़, ऐसे तांत्रिकों की तो सिद्धियां नष्ट हो जानी चाहिए। लेकिन मैं उससे कह रहा था, अभी उस दरवाजे को बंद करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ क्या होगा नहीं होगा उसके कर्म पर निर्भर होगा। तब वो कहने लगा, हाँ अभी तो उस दरवाजे को बंद करना होगा। चलो चलो, तुम्हें भी तो इस दुनिया से बाहर जाना होगा ना, चलो तुम मेरे साथ। फिर वो मेरे हाथ को पकड़ा और एक झटके में उस दरवाजे तक पहुंच आया था। वहां से कई सारे बूढ़े वेम्पायर उस रास्ते के जरिए बाहर की ओर निकल रहे थे। और तब इस दुनिया के रक्षक ने अपने हाथ में पकड़े उस हथियार को आगे किया था। उससे एक रस्से जैसा बाहर निकला था, मोटे रस्से जैसा बाहर निकला था और उससे सभी बूढ़े वेम्पायर बंध चुके थे, उसके हाथ पैर बंध चुके थे। और तब इस दुनिया के रक्षक मुझसे कहने लगे, रुको भेजता हूँ, लेकिन पहले जो इस दुनिया से बाहर निकला है, जो बूढ़े वेम्पायर इस दुनिया से बाहर भागा है, उसे तो पहले कैद कर लेने दो। उसके बाद वो दरवाजे के पास गया और वो अपने हाथ में पकड़े उस हथियार को आगे किया था। उससे फिर से चमकता हुआ रोशनी निकला था और कुछ ही देर में कई सारे बूढ़े वेम्पायर इस दरवाजे के जरिए खींचता हुआ इस दुनिया में आया था। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। और तब इस दुनिया के रक्षक कहने लगे, तुम्हें क्या लगा था कि ऐसे भागकर बच जाओगे? तुम दूसरी दुनिया में तबाही मचाओगे। अब हमेशा के लिए तुम्हें इस दुनिया का कैदी बनकर रहना होगा। जाओ, तुम भी अपनी दुनिया में जाओ। वो रक्षक मुझसे ऐसा कह रहा था और तब मैं भी उस दरवाजे में जाने के लिए आगे की ओर बढ़ चला। मेरा शरीर कांप रहा था क्योंकि इस दरवाजे में पृथ्वी के साथ साथ कई सारे ग्रह दिखाई पड़ रहे थे।
और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं इस दरवाजे से नीचे गिरा फिर मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं उस दरवाजे में अपना पैर रखा था मुझे एक झटका सा लगा था और मेरी आंख खुली थी। मैं उसी तांत्रिक के पास बैठा हुआ था और वो तांत्रिक बहुत ही ज्यादा खुश था। वो मुझसे कहने लगा, कर दिए, तुम करने में कामयाब हो गए, वो दरवाजा बंद हो चुका है और यहाँ से सभी के सभी वो दूसरी दुनिया के जीव भी गायब हो चुके हैं। तब मैं उससे कहने लगा, हाँ वो दरवाजा तो बंद हो गया है, लेकिन तुम भी अब जेल में सड़ोगे। तुमने पूरे गांव को बर्बाद किया है, वहां पे जितने भी लोग थे उसे मारा है तुमने, तुम्हारे वजह से उस गांव के नौजवान लड़कों की मौत हुई है। तब वो तांत्रिक हंसते हुए कहने लगा, कौन मुझे जेल में डालेगा, तुम या फिर पुलिस वाले? पुलिस वाले तो इस बातों पर यकीन ही नहीं करेंगे कि मैंने इस दुनिया में किसी दूसरे दुनिया के जीव को बुलाया था और उस जीव ने वहां के नौजवान लड़कों के शरीर पर कब्जा कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तब मैं उसे कहने लगा, आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं तुम्हें किसी और केस में फंसा कर तुम्हें जेल तो भिजवा कर ही रहूंगा। आखिर तुम्हें भी तो उन लड़कों के मारने की मौत की सजा तो मिलनी चाहिए। तब वो हंसते हुए कहने लगा, तुम बचकर यहाँ से जा पाओगे तब ना। शायद तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। जब मैं किसी दुनिया के किसी अलग डायमेंशन के जीव को इस दुनिया में बुला सकता हूँ तो तुम ही खुद सोचो मेरे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हो सकती है। अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप निकल लो, वरना मैं अभी कभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वो तांत्रिक मुझसे ऐसा कह रहा था और तब मैं उसे कहने लगा, आजमा लो, अपनी शक्तियां मुझ पर आजमा लो, मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है जेल जाने से। तब वो तांत्रिक कुछ मंत्रों को बुदबुदाना शुरू हो गया था और मैं उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा। वो जमीन पर गिर चुका था, लेकिन अब भी वो अपनी आंखें बंद कर मंत्रों को बुदबुदाए जा रहा था। मैं हैरान था, इसे एक मुक्का मारा लेकिन फिर भी अपनी आंखें नहीं खोला। आखिर ये करने क्या वाला है? कि तभी देखते ही देखते वहां पे कई सारे औरतें आ गई थी। ये सभी औरतें काले कपड़े में थी और तब वो तांत्रिक अपने आंखों को खोल कहने लगा, ये सभी डायने हैं जो तुम्हारे खून को चूस चूस कर तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारे पास ये लॉकेट है जिससे तुम भूत प्रेतों को कैद कर पाते हो, लेकिन तुम किसी जिंदा इंसान को कैसे कैद करोगे? डायने जिंदा इंसान होती है, वो कोई आत्मा नहीं होती जैसे तुम कैद कर लोगे। अब इससे लड़कर दिखाओ। वो तांत्रिक वहीं जमीन पर बैठ चुका था और तब वो सभी डायने मेरी ओर बढ़ना शुरू हो गई थी। उसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े थे और वो अपने हाथ को आगे किए मेरी ओर बढ़े आ रही थी। मैं अपने लॉकेट को पकड़ बोल रहा था कि ये सारी डायने मेरे इस लॉकेट में आकर कैद हो जाए, लेकिन मेरा ये लॉकेट काम ही नहीं कर रहा था। अब मैं क्या करता? मेरे पास चाकू था जो मैं अपने जूते के पास पैर में बांध रखा था। मैं उस चाकू को निकाला और उन डायनों की ओर आगे करते हुए कहने लगा, देखो आगे मत आना, वरना मैं भी कभी तुम सभी की लाशें यहाँ जमीन पे बिछा दूंगा। लेकिन वो डायने बहुत ही अजीब सी हंसी में हंसने लगी। वो कहने लगी, हम इतने सारे लोग हैं और तुम अकेले हमें मारोगे? वहां एक डायन मुझसे सब बात कर ही रही थी कि तभी एक पीछे से डायन आई और वो अपनी नाखून मेरे पीठ में घुसा दी। काफी ज्यादा दर्द हुआ था और मैं उस डायन से कहने लगा, देखो ये चीटिंग है, देखो यार ये तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। अगर लड़ना ही है तो सामने से आकर लड़ो। देखो मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता और एक तुम लोग हो जो इतनी सारे औरतें होकर एक निहत्थे मर्द पर जुल्म ढा रही हो। तब वो कहने लगी थी, क्या बचने के लिए अच्छा बहाना बना रहे हो? अगर हाथ नहीं उठाते तो फिर तुम अपने हाथ में चाकू क्यों पकड़ रखे हो? तब मैं उससे कहने लगा, ये तो मैं इसे तुम लोगों को डराने के लिए निकाल लिया था, लेकिन सच बताऊं तो मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तब वो कहने लगी, क्या तुम सच बोल रहे हो? तब मैं भी उससे कहने लगा, और नहीं तो क्या। अब उसका कहना था, देखो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन ये तांत्रिक न सुन पाए। अब मैं भी उसे कहने लगा, बताओ, मेरे कान के पास आकर बताओ। तो उसका कहना था, क्या तुम इस तांत्रिक को मार सकते हो? इसने कई सालों से मैं गुलाम बना कर रखा है। इसकी जब मर्जी होती है तब ये मैं बुलाता है और हमारे ऊपर अपनी मनमानियां करता है। तब मैं उससे कहने लगा, लेकिन ये काम तुम भी तो कर सकती हो, जाओ उसे मारो, मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर दूंगा। तब वो मुझसे कहने लगी, लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो एक झटके में हम सबको नष्ट कर सकता है। मैं उसे कहने लगा, उसे पता ही नहीं चलेगा, देखो अब मैं कैसे एक्टिंग करता हूँ। मैं उसे कहने लगा, मुझे छोड़ दो, इतने पास आकर मेरे पेट में अपने नाखून घुसाकर मेरे पेट की अतड़ियां बाहर निकालना चाहती हो क्या? मुझे छोड़ दो। मैं इतना बोलते हुए उस तांत्रिक की ओर आगे बढ़े जा रहा था
और वो सभी डायने धीरे धीरे कर अपना पांव पीछे करते जा रही थी। वो तांत्रिक चिल्लाता हुआ कह रहा था, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों से एक इंसान नहीं संभलता? कैसी डायने हो तुम? सच में बहुत ही निकम्मी हो। और मैं ऐसे ही आगे चलता गया और वो डायने धीरे धीरे कर अपने कदम पीछे करते गई। जैसे ही वो सभी डायने उस तांत्रिक तक पहुंची थी कि तभी उसने अपने बड़े बड़े नाखून एक झटके में उस तांत्रिक के शरीर में घुसा दिया था। उस तांत्रिक का एक शिकस्त भरा आवाज यहाँ पूरे शमशान में गूंज पड़ा था और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। तब वो डायने भी वहां से गायब हो चुकी थी और अब मैं भी उस शमशान से बाहर निकला, पहाड़ को पार किया और उस गांव में पहुंचा। वहां मारिया मुझसे कहने लगी, क्या आपको पता चल पाया? क्या वो तांत्रिक आपको मिला? तब मैं भी उसे कहने लगा, हाँ, मुझे ये भी पता चल गया कि यहाँ के नौजवान लड़कों को कौन सी बीमारी थी, आखिर उन्हें हुआ क्या था, और वो तांत्रिक का भी क्रियाक्रम हो चुका है। तब वो कहने लगी, क्या इस गांव का खतरा टल चुका है? तब मैं भी कहने लगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए हैं वो फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत इस गांव में कर सकते हैं। लेकिन मुझे उन नौजवान लड़कों के लिए अफसोस है, वो अब दोबारा इस गांव में वापस नहीं आ सकते, उनकी मौत हो चुकी है। ये बात सुन के मारिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, उसमें मेरा एक छोटा भाई था, उसकी भी मौत हो चुकी है। मैं भी कहने लगा, देखो, जो होना था वो हो गया, अब अपने जीवन की शुरुआत नए तरीके से करो, चलता हूँ। इतना बोलकर मैं अपने कार तक पहुंचा और अपने कार को लेकर अपने ऑफिस पहुंच गया। दिन के लगभग 11 बजे का समय था। मनोरमा ऑफिस में ही थी। वो मुझसे कहने लगी, उस गांव की समस्या का हल तो हो गया है ना? मैं भी उसे कहने लगा, हाँ, वहाँ जो भी परेशानी था वो खत्म हो चुका है। तब वो कहने लगी, लेकिन यहाँ फिर से कई लोगों के लेटर आ चुके हैं, जाइए उन्हें पढ़िए, देखिए कि अब किनके परेशानी को सुलझाने के लिए आपको जाना है। फिर मैं भी वहाँ पर इस सभी लेटरों को पढ़ने लगा और अब मुझे कल फिर से यहीं के गांव में जाना है। वहाँ के भूतों को पकड़ने के लिए मुझे वहाँ के गांव में जाना है। अगर आप उस गांव के केस की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बताना ना भूलें।